हाय एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे भारत में जाति व्यवस्था बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण बनी हुई है। अगर आप इसके बारे में और ठीक से पढ़ना चाहते हैं तो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्पीच एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जाति प्रथा के पोषक जाति व्यवस्था के पक्ष में तर्क देते हैं। इनमें से लगभग हर एक को इस व्यवस्था से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ मिलता रहा है और इससे वे आगे भी लाभान्वित होते रहेंगे। एक तर्क जो वे देते हैं वह यह कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जिन्हें जो काम दिया गया है उन्हें वही काम करना चाहिए। अव्वल तो मैं पूछूं कि उन्हें यह काम दिया किसने है? उन्हें जो काम करने हैं उसका निर्णय कोई दूसरा क्यों ले रहा है? क्या वह खुद बेरोजगार है जो दूसरों का निर्णय ले रहा है? क्या वह तानाशाह है जो दूसरों पर काबू पाना चाहता है? और अगर वह दूसरे क्या काम करेंगे इस बात का निर्णय ले भी रहा है तो क्या उसने इस निर्णय को थोपा नहीं? 21वीं सदी की दूसरी दहाई में भारत आज अंगड़ाई ले रहा है, लेकिन ऐसा सोचने वाले इस समाज में खूब मौजूद हैं। सरकारी स्कूल के छात्र यह कहते हुए खाना खाने से मना कर देते हैं कि खाना दलित महिला रसोइये द्वारा बनाया गया है। नीची जाति से आने वाला इंसान जब कथा वाचन करता है तो उसका सर मुड़वा दिया जाता है और कहा जाता है तुम्हें ब्राह्मणों के गांव में आने की सज़ा मिल रही है। उससे नाक रगड़वाई जाती है, ज़बरदस्ती पैर छूने को कहा जाता है, उन्हें साइकिल पंप से गाड़ी में हवा भरने को मजबूर किया जाता है, उनके सारे सामान को कब्जे में ले लिया जाता है। ऐसे अगणित उदाहरण देखने को मिलेंगे। ये उदाहरण समाज की असभ्यता को दिखाती है। ऐसे कुकृत्यों में शरीक होने वालों की संख्या तो फिर भी कम है, लेकिन ऐसी मानसिकता के लोग अब भी समाज में खूब मौजूद हैं। वे तर्क देते हैं कि जाति व्यवस्था श्रम विभाजन के लिए बनाई गई है। अब आधुनिक सभ्य समाज को कार्यकुशलता चाहिए, इसलिए जाति व्यवस्था आवश्यक है और इस वजह से जाति व्यवस्था में कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन क्या यह बात तो भारतवासियों से छिपी हुई है कि जाति व्यवस्था केवल श्रम विभाजन न कर श्रमिक विभाजन भी करती है और लंबे अरसे तक इसी चेतना से संचालित रहने के कारण अब इस व्यवस्था का एकमात्र ध्येय रह गया है श्रमिक विभाजन करना? हाँ, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि श्रम विभाजन एक सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन तो करती ही है, उन्हें एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। वेद पाठी शीर्ष पर हैं और शूद्र तल में। इस व्यवस्था की सबसे मुख्य समस्या यह है कि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित व्यवस्था नहीं है। एक निचली जाति से आने वाला इंसान अगर धर्मों की समझ रखता है, उसकी व्याख्या करना चाहता है, शास्त्रार्थों में रुचि रखता है, तो किसी सभ्य समाज में किसी को क्यों परेशानी होगी भला? बट देयर इज़ अ क्लियर डिफरेंस इन व्हाट इज एंड व्हाट आउट टू बी। ठीक इसके उलट किसी सभ्य समाज में व्यक्ति के रुचि को ध्यान में रखकर उसकी क्षमता की सीमा का विकास करना चाहिए, जिससे वह स्वतंत्र होकर देश के कल्याण में भागीदारी दे सकें। लेकिन इसके ठीक उलट इस व्यवस्था की दूषित परंपरा यह है कि व्यक्ति का पेशा गर्भधारण के पूर्व ही तय कर दिया जाता है। माता पिता के सामाजिक स्तर को देखते हुए किसी बालक के पेशे को तय करना कहाँ तक उचित है भला? जिस समाज में ऐसी व्यवस्था हो उस समाज को सभ्य कहा जा सकता है? और जब किसी व्यक्ति का एक पेशा निर्धारण हुआ, मानो वह खूंटे से बंध गया, नाद में रखा भोजन उसे अरुचिकर क्यों न लगे, उसे वही भोगना होगा। हाँ, यह व्यवस्था किसी व्यक्ति को ताउम्र एक ही पेशे में रहने के लिए बाध्य भी करती है। अब जब एक व्यक्ति किसी काम को अरुचिपूर्वक बाध्य होकर करेगा तब वह निश्चित ही उससे बचने की कोशिश करेगा। उसे अपने काम से संतोष न होगा, वह सतही तौर पर काम करेगा, भीतर से सोचेगा कि कब घड़ी तेज दौड़े और अपना पिंड छूटे। अ पर्सन माइट एक्सपीरियंस कॉग्निटिव डिसोनेंस इफ दे बिलीव इन पर्सनल फ्रीडम एंड द राइट टू चूज देयर ओन पाथ, बट आर साइमल्टेनियसली फोर्स्ड बाई कास्ट सिस्टम टू फॉलो अप profession they dislike. This internal conflict can cause psychological distress
dissatisfaction and sense of helplessness. The individual may feel trapped, leading to a diminished sense of well-being and a loss of motivation. बिना रुचि के श्रम को बाध्य करना स्वतंत्रता छीन लेने जैसा है। मुझे एक फिल्म की याद आती है। अक्टूबर मूवी में वरुण धवन ने डैन का किरदार निभाया है। वह होटल मैनेजमेंट का एक छात्र है, एक होटल में अपनी इंटर्नशिप पूरी कर रहा है। उसे बिस्तर ठीक करनी होती है, टॉवेल बदलना, कमरे साफ करना, दरवाजे पर खड़े होकर मच्छर मारना उसके नित्य प्रति की डगर बन जाती है। उसकी ज़िंदगी एक ही ढर्रे पर चलने लगती है। ऐसे कामों को करके वह खुद से कटा कटा महसूस करने लगता है। उसमें खीज भर जाती है। अपने दोस्तों से बात बात पर चिढ़ जाता है। अपना खीज होटल के साफ तौलियों पर जूते रगड़ कर निकालता है। वह अपने साथियों से कमतर नहीं है। वह कार के टायर बदल सकता है। डॉक्टर के उस प्रिस्क्रिप्शन को वह आसानी से पढ़ सकता है जिसे ड्रग स्टोर का केमिस्ट भी नहीं समझ सकता। क्यूरियोसिटी तो उसकी आले दर्जे की है, परंतु वह कटा हुआ है। होटल मैनेजमेंट में इंटर्नशिप करने वह जिस मनोयोग से आया था वह पूरा ही नहीं। अपनी बदतमीजी के लिए उसे होटल से निकाल दिया जाता है। उसकी इंटर्नशिप कैंसिल कर दी जाती है। फिल्म के अंतिम हिस्से में वह एक अलग मैनेजर के रूप में उभर कर आता है, एक अलग व्यक्तित्व वाला इंसान। अब उसके किसी से झगड़े नहीं होते। अब वह किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी नहीं देता। उसके चित्त में संतोष है। अब उसमें ज़िंदा रहने की एक लय है। उस लय में एक संगीत उभर आया है। यह संगीत दूसरों के लिए अश्रव्य है। संगीत के इस सुरंग से धीरे धीरे ज़िंदगी गुजरती है। डैन अब ज़िंदगी को पहाड़ों की वादियों से वह झरते हुए नहीं देखता, उसे जीता भी है। ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अंत में उसके संगीत को भंग करने वाली घटना भी घटित होती है। शिवली अब नहीं रही। हर किसी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब वह विषाद से भर जाता है। डैन के लिए यही वह समय है। शिवली का चला जाना एक संकेत है कि उसे अब आगे बढ़ जाना है। शिवली के पेड़ को वह अपने साथ ले जाता है। शिवली को जाना था, वह चली गई। वह उसे खोकर पाता है। अब डैन एक सेफ है। अपने काम को वह प्रार्थना की सी पवित्रता के साथ करता है। इस नित्य प्रति के दोहराव में वह सध गया है। यह फिल्म कई और विषयों के बारे में है, लेकिन यह दिखाने में पूरी तरह से सफल रही है कि रुचि का काम एक इंसान के जीवन को किस प्रकार से अर्थ देता है। विदाउट वर्क ऑल लाइफ गोज रॉटन, बट वर्क इज सोललेस लाइफ स्टीफल्स एंड डाइज। तो जाति प्रथा के इस रूप को अगर गहरे स्तर पर देखें तो हम पाते हैं कि यह कई मायने में भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण बनी हुई है।